हेलो एवरीवन। देखिए, आज की आपकी जो क्लास है वो आपकी ईवीएस की थ्योरी क्लास नंबर 2 है, जिसमें हम ईवीएस की जो थ्योरी है, थ्योरी क्लासेस हैं, उनको एकदम डिटेल से देखेंगे कि किन किन चैप्टर्स की थ्योरी को आपको कवर करना है। तो अगर आप सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपेयर कर रहे हैं तो इससे बेस्ट और ऑथेंटिक मटेरियल आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर और नोटिफिकेशन को आप ऑन कर लें ताकि जब भी कोई क्लास अपलोड हो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डेली हमारी जो क्लासेज हैं वो सुबह 9 बजे होती हैं और ये आपकी ईवीएस की क्लास है जिसमें हम थ्योरी प्लस में पीवाईक्यू दोनों को ही कंप्लीट करेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप का ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी एप्लीकेशन है फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। अगर आपने एप्लीकेशन को भी डाउनलोड नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को। ये आपकी ईवीएस की थ्योरी क्लास नंबर 2 है भाई, याद रखिएगा। देखिए, आपके ईवीएस के अंदर काफ़ी चैप्टर्स हैं, जैसे आपका डाल डाल पर, ताल ताल पर, पौधों की परी, ये आपकी 3rd क्लास के चैप्टर हैं। ठीक है, तो इनमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, किसी भी चीज़ को स्किप ना करते हुए एकदम बेस्ट डिटेल के साथ हम इन चीज़ों को करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जानवर शब्द, अगर हम जानवर शब्द के बारे में बात करें तो कक्षा 3 की जो आपकी बुक है उसमें जानवर शब्द का जो प्रयोग है वो सभी तरह के जानवर के लिए हुआ है। जानवर मतलब कीड़े, पक्षी, स्तनधारी आदि के लिए किया गया है, क्योंकि बच्चे जो है वो इस एज में कीड़े मकोड़े या सांप और छिपकली का अधिक बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। यानी कि उनके लिए सब कुछ क्या है, सब कुछ जानवर ही है, चाहे फिर वो कीड़े हो, चाहे पक्षी हो, चाहे स्तनधारी हो। ठीक है ना, वो हर किसी को क्या मानते हैं, जानवर ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस एज के अंदर है कि वो इनका बारीकी से वर्गीकरण नहीं कर सकते जैसे हम कर सकते हैं। भाई, हम कछुए को देखेंगे क्या बोलेंगे कि ये तो कछुआ है, हमने पक्षी को देखा क्या बोलेंगे कि ये पक्षी है, हमने कीड़े को देखा, स्तनधारी को देखा, क्या कहेंगे कि ये तो क्या है, स्तनधारी है या फिर कीड़ा है। हम कीड़े का नाम तक भी जानते हैं कि ये बिच्छू है, ये आपकी कीड़ी हो गई या जो भी है। ठीक है ना, तो लेकिन जो बच्चे हैं वो किसका यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जानवर वर्ड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इस एज के अंदर नहीं आए हैं कि वो जो बारीक है, जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है उसको वो कर सके। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो जानवरों की विविधता देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही क्या होती है, वर्गीकरण की शुरुआत होती है। यानी कि जो बच्चे हैं वो क्लासिफिकेशन कहां से सीखते हैं, आपकी 3rd क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं वो क्लासिफिकेशन को सीखना, क्योंकि वो अलग अलग समूह बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो जानवरों की विविधता को देखकर उनके अलग अलग समूह बनाने से ही वर्गीकरण की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आपका वर्ड होता है जिक्सा। तो जिक्सा क्या होता है हम इसके बारे में देखेंगे। तो देखो, आप इसको देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को आपने इस टाइप की जो पहले है वो सोल्व की होंगी, या आज भी आप जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए खिलौना लेने के लिए जाते हैं तो इस तरह का आपका आता होगा ना, कि जैसे लकड़ी के बने हुए हैं तो इनको आप आपस में सटा के क्या करोगे, एक दूसरे के अंदर डाल देते हो। ठीक है ना, तो ये कंप्लीटली पूरी तरीके से सेट हो जाते हैं। जैसे नाम के भी आते हैं, किसी खिलौने के भी आते हैं, कोई इमेज बनानी है तो इमेज बनाने के भी आते हैं, तो इनको जिक्सा बोला जाता है। क्या होते हैं ये, जिक्सा होते हैं एक तरह के फ्रेम होते हैं, फ्रेम जो एक दूसरे के अंदर सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जिक्सा होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं हम। देखो, जिक्सा में किसी चित्र के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें आपस में मिलाकर चित्र को पूरा किया जाता है। इनको मिलाने के लिए बहुत अधिक क्या लगाना पड़ता है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है। तो मैंने बताया एक तरह से क्या होते हैं, ये फ्रेम होते हैं जो एक दूसरे के अंदर सेट हो जाते हैं। तो किसी चित्र के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिन्हें आपस में मिलाकर चित्र को पूरा किया जाता है, यह आपका जिक्सा होता है, जिक्सा। ठीक है, तो जिक्सा के बारे में आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह गतिविधि चीजों को क्रम अनुसार लगाने का शुरुआती कदम है। अब बताओ, जब जिक्सा है, मान लो आपके सामने कोई इमेज दे रखी है, कोई चेहरा दे रखा है किसी का, तो जब आप चेहरे को लगाना स्टार्ट करोगे तो जो बच्चा है उसकी जो दिमाग है वो आपका उन्नति होगा ना, वो बढ़ेगा ही ना, कि बच्चे को समझ में आएगा धीरे धीरे कि भाई जो आंखें हैं वो ऊपर की तरफ होती है, आंखों के बीच में क्या होता है, आपका नाक होता है, दोनों तरफ क्या होते हैं, आपके ईयर होते हैं। तो इसी तरीके से वो इमेज को स्टार्ट करेगा ना लगाना, सीक्वेंस में, सीरीज में। तो यह जो गतिविधि है ये चीजों को क्रम अनुसार लगाने का क्या है, शुरुआती कदम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रम में लगाना बच्चों के लिए अपने अनुभव पर निर्भर करता है। चूहा चिड़िया से भी छोटा हो सकता है और फिर बड़ा भी। देखो, खिलौने आते हैं तो काफी खिलौने में क्या होंगे, मान लो आप एक चिड़िया खरीद के लेके आए बच्चे के लिए, तो वो चिड़िया क्या होगी, बहुत बड़े आकार की होगी। ठीक है, और एक हाथी खरीद के ले आए तो हाथी आप छोटा खिलौना लेके आ गए,
और मान लो चिड़िया थी वो आपके बड़े आकार की थी, तो नॉर्मल सी बात है बच्चे के लिए क्या होगी, बच्चे के लिए वो छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है। भाई एक्चुअल में क्या होता है, हाथी बहुत बड़ा होता है, चिड़िया एकदम छोटी सी होती है। लेकिन जो आप खिलौना लेके आए हो उसमें आपने चिड़िया के लेके आए, आप बहुत बड़ी लेके आ गई, जो हाथी है वो आप क्या लेके आए, बहुत छोटा लेके आ गई। ठीक है, तो क्रम में लगाना बच्चों के अपने अनुभव पर निर्भर करेगा। चूहा चिड़िया से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। जिगसा ऐसा बनाया जाए जिसमें कुछ चुनौती हो, सीधे सीधे टुकड़े नहीं होने चाहिए जो आसानी से जुड़ जाएं। ये प्रॉपर्टी है, ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी याद रख लेनी है। ठीक है, आगे हम अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस आए हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ये छोटी छोटी बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए कि जो भी आप जिगसा लेके आ रहे हो, जो भी आप लेके आ रहे हो घर पे जिगसा, तो वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए कि बच्चा उसमें थोड़ा सा अटके। ऐसा नहीं कि एकदम आसान और बच्चा आसानी से बना पाए उसको। अगर आसानी से बना पाएगा तो नॉर्मल सी बात है, वो ज्यादा मेहनत नहीं करेगा। ठीक है ना, उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जानवरों के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ी बातों पर हमें क्या करनी चाहिए, चर्चा करवानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिगसा आपको दिखा दिया था मैंने, जो आपका जिगसा है इस तरह के आते हैं जो आपके फ्रेम में एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे डायग्राम को देखते हुए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आपके आगे है कलाकार जो सूखे पत्तों से चित्रकारी करते थे। अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, विष्णु चिंचालकर। क्या नाम था उसका, विष्णु चिंचालकर। कलाकार जो सूखे पत्तों से चित्रकारी करते थे, उन चित्रकार का नाम था विष्णु चिंचालकर। ठीक है, कहां से थे, ये इंदौर मध्य प्रदेश से थे। कहां से थे, इंदौर मध्य प्रदेश से। तो आपको सिर्फ और इतना ही याद रखना है कि कलाकार जो सूखे पत्तों से चित्रकारी करते थे उनका नाम था विष्णु चिंचालकर, और ये कहां से थे, इंदौर मध्य प्रदेश से थे। हम कहां कहां से पानी प्राप्त करते हैं, झील से, कुओं से, तालाब से, झरना, सागर, नदी, नहर, ट्यूबवेल, नल, नलकूप, टाका या फिर गर्म सोता, इन सब जगह से क्या करते हैं, हम पानी को प्राप्त करते हैं। देखिए जो आपकी कंप्लीट एनसीईआरटी है, जो आपकी ईवीएस है, ईवीएस का जो बोलते हैं ना सार, और किसी छोटी से छोटी चीज को भी स्किप नहीं किया है। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए हर एक छोटी से छोटी चीज को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो आपकी अलग अलग चैप्टर की स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना, जो एक साथ लगाई गई हैं, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इनसे बाहर चीजें आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगी देखने को। ठीक है, अब देखिए गर्म सोता क्या होता है, धरती के बेहद ही अंदर से आने वाली गर्म पानी कहलाता है, आपका गर्म सोता कहलाता है। हम बोलते हैं ना गर्म चश्मा है, बोल देते हैं ना, क्योंकि क्या होता है, वो गर्म पानी होता है जो धरती के अंदर से निकलता है। तो इस पानी के सोते को हॉट स्प्रिंग, ठीक है, जिसे हिंदी में बोल देता है गर्म पानी का सोता, क्या बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, हॉट स्प्रिंग बोलोगे, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसको, गर्म सोता कहते हैं। ठीक है, और जो कहां से आता है, धरती के बेहद ही अंदर से आने वाला गर्म पानी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि निम्नलिखित में से अलग को छाटिए, और यहां से आपका क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, सेम यही पूछे गए हैं, ऐसा भी नहीं कुछ अलग देते हैं, सेम यही डालते हैं एज इट इज। तो निम्नलिखित में से अलग को छाटिए। जैसे फर्स्ट वाला है नदी, पहाड़, तालाब, नल और सोता। तो अगर आप यहां पे अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो जो पहाड़ है, पहाड़ क्या है, पहाड़ आपका सबसे अलग है, क्योंकि नदी में क्या होता है, जल होता है, तालाब में क्या होता है, जल होता है, नल में क्या निकलता है, जल निकलता है, सोता भी क्या होता है, पानी का होता है, जल का होता है। लेकिन पहाड़ का संबंध पानी के साथ नहीं है, तो सबसे अलग कौन हो गया, आपका पहाड़ हो गया। देखिए इन्हीं से पूछते हैं, सेम क्वेश्चन देते हैं, यही की यही ऑप्शन भी। अब देखो, नहाना है, पानी से संबंधित है, कपड़े धोना पानी से संबंधित, तैरना पानी से संबंधित, आटा गूंथना, इसमें भी आप पानी का यूज करते हो। लेकिन कंघी करना, कंघी करना में कहीं पे पानी का यूज है नहीं है, तो यहां पे ये डिफरेंट हो जाएगा। आगे देख लो आप, मछली है, बतख है, मगरमच्छ है, कछुआ है, कहां पे रहते हैं, आपके पानी में रहते हैं ना, इनका संबंध कहीं ना कहीं पानी के साथ है ना। लेकिन बंदर का संबंध है नहीं है, तो बंदर क्या हो गया, आपका अलग हो गया। इसी तरह देख लो आप, कार हो गई, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, कहां पे चलेंगे, आपके सड़क के ऊपर चलेंगे, सीधा सिंपल से धरती पे चलेंगे। लेकिन नाव कहां पे चलती है, आपकी पानी में, तो नाव का संबंध किसके साथ हो गया, पानी के साथ। तो सबसे अलग क्या हो गया इसके अंदर, नाव हो गया। ठीक है ना, तो निम्नलिखित में अलग को निकालना था, और इस तरीके से आप अलग को निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बच्चे का पहला स्कूल, बच्चे का पहला स्कूल होता है बच्चे का परिवार, क्योंकि बच्चे के सीखने की सबसे पहली जो शुरुआत होती है ना, वो उसके परिवार से होती है। और आपने साइकोलॉजी के अंदर पढ़ा भी होगा कि सोशलाइजेशन की जो प्राइमरी एजेंसी है, जो पहली एजेंसी है, क्या माना गया है, परिवार को माना गया है। और उसके बाद किसको माना गया है, स्कूल को माना गया है। जब आप साइकोलॉजी के अंदर सोशलाइजेशन पढ़ोगे ना, समाजीकरण, समाजीकरण जब आप पढ़ोगे, तो वहां पे समाजीकरण की पहली एजेंसी, समाजीकरण की पहली, आप प्राथमिक आप बोल सकते हैं, प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राथमिक,
तो प्राथमिक एजेंसी किसको माना गया है? परिवार को माना गया है, ठीक है। और यहां पे भी देख लो क्लियरली बोला गया है कि जो बच्चे का पहला स्कूल होता है ना वो बच्चे का परिवार होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना तो सबसे पहले किसके पास आता है? अपने परिवार के पास आता है, क्योंकि बच्चे के सीखने की सबसे पहली शुरुआत कहां से होती है? उसके परिवार से ही होती है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है कि चूहों के अंदर देखने की जो क्षमता है वो कम होती है। चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने की, छूने की तथा स्वाद वाली क्षमताएं जो होती हैं वो बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है, ठीक है, याद रखना। चूहों में देखने की जो क्षमता है वो कम मिलेगी आपको, परंतु उसके सूंघने की, छूने की तथा स्वाद वाली जो क्षमताएं हैं वो आपकी बहुत ही ज्यादा क्या होती हैं? तीव्र होती हैं, याद रखना आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत तो गांधी जी की 150वीं जब वर्षगांठ थी उस समय 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की क्या की थी? शुरुआत की थी। और उस समय इसकी टैगलाइन क्या थी? एक कदम स्वच्छता की ओर। क्या थी टैगलाइन? एक कदम स्वच्छता की ओर। और उसके बाद आपका स्वच्छ भारत अभियान 2.0 भी आया, जो कब था? 2 अक्टूबर 2021 को आपका स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2021 को। तो आपको इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ पर शुरुआत की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को की थी। किसने की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी। टैगलाइन क्या थी? एक कदम स्वच्छता की ओर। और स्वच्छ भारत अभियान 2.0 जो है कब शुरुआत हुआ? 2 अक्टूबर 2021 को। तो यही आपको इसके बारे में याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपका एक चैप्टर है खाना अपना अपना। मैंने आपको बताया ना इतने छोटे छोटे चैप्टर हैं आपके 5-5, 4-4, 5-5 पेजेस के, ठीक है, लेकिन वहां पे आपके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब जो ये चैप्टर है ना खाना अपना अपना, खाना अपना अपना, और इस चैप्टर से इतनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत ही ज्यादा बार। ईवीएस के अंदर 100% यहां से तो क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। अब यहां पे क्या है देखिए, लिचेन कहती है मुझे और मेरी मां को सांप खाना पसंद है। जब भी मेरी मां सांप या मेरी मां को सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। क्या खाते हैं? लिंग हू फेन। तो जो लिंग हू फेन है ये कहां का खाना है? हांगकांग का। कहां का खाना है ये? हांगकांग का खाना है। तो आपसे वो यही पूछते हैं कि लिंग हू फेन कहां का खाना है? हांगकांग का खाना है। या फिर वो पूछेंगे कि लिंग हू फेन कौन खाते हैं? लिचेन खाती है। ये भी पूछा हुआ है, कौन खाती है? लिचेन। यानी जो कैरेक्टर है ना वो भी आपको याद रखना है। तो लिचेन क्या कह रही है? मुझे और मेरी मां को सांप खाना पसंद है। जब भी मेरी मां, यहां पर आप मां आएगा बीच में लिख लेना आप, जब भी मेरी मां को सांप खाने की इच्छा होती है तब हम पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। और ये संबंध कहां से हो गया? आपके हांगकांग से संबंधित हो गया, ठीक है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध, ये पता नहीं कितनी बार पूछे गए, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, याद रख लेना इनको। यहां से 100% क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, ठीक है। तो सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध कहां से है? कश्मीर से। और ये कैरेक्टर कौन है जिसने इसके बारे में बताया था? जूनी ने बताया था। कैरेक्टर के नाम भी पूछे हैं, इसलिए ही मैं आपको साथ में करवा रहा हूं कि सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध कहां से है? कश्मीर से है। जूनी ने कहा था ये बात। और नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली कहां पे? गोवा। तो अगर आपसे सरसों के तेल में बनी मछली का संबंध पूछा जाए तो आप कश्मीर से बताएंगे, और नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली के बारे में पूछा जाए तो आप कहां का नाम लेंगे? आप गोवा का नाम लेंगे। याद रखना, सरसों के तेल में कश्मीर से, नारियल के तेल में मछली कहां से? गोवा से। सरसों के तेल में मछली कहां से? कश्मीर से। और जूनी ने कहा था, याद रखेंगे आप। अब आगे बात करते हैं कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ कप्पा, और कप्पा को बोलते हैं टेपियोका। आगे देखोगे आप, टेपियोका मैं आपको दिखाऊंगा। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ कप्पा या टेपियोका का संबंध जो है वो कहां से है? केरल के साथ है। और एक कैरेक्टर कौन है जो इसके बारे में बता रहा था? टॉमस के बारे में बता रहा था, ठीक है। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ कप्पा या टेपियोका का संबंध है केरल से। और कौन बता रहा है? टॉमस बता रहा है, याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये होता है आपका टेपियोका, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? टेपियोका बोलते हैं। तो भारत में मुख्यतः टेपियोका जिसे बोलते हैं मैनीहोट एस्क्यूलेंटा, अगर इंग्लिश में हम बात करें तो मैनीहोट एस्क्यूलेंटा नामक कंद से प्राप्त होने वाले स्टार्च से साबूदाना बनाया जाता है। और टेपियोका को हम क्या बोलते हैं? कसावा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपियोका को कसावा कहते हैं। और ये कहाँ का है? ये दक्षिण अमेरिकी मूल का है, लेकिन हमारे भारत के अंदर भी उगाया जाता है, ठीक है। तो भारत में मुख्य जो टेपियोका है वो टेपियोका जो है वो नामक गंध से मैनीहोट एस्क्यूलेंटा नामक कंद से प्राप्त होने वाली स्टार्च से साबूदाना बनाया जाता है। और टेपियोका को हम कसावा भी कहते हैं। और ये कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिकी मूल का ये आपका एक पौधा है, ठीक है, याद रखेंगे आप। और भारत में उगाया जाता है, ठीक है, याद रखना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टेपियोका आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलिए।
अब देखो कुछ पक्षी से संबंधित है, आपका चैप्टर का नाम है पक्षी, पक्षी के नाम से या डाल डाल के नाम से, इस तरह का, तो वहां से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, हम उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका पूछा जाता है, और ये दोनों क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार पूछे भी गए हैं। देखिए ईवीएस के अंदर है ना आपका लिमिटेड सिलेबस है, वहां पे आपके जो 15 फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं ना वो इन्हीं चैप्टर से आते हैं और बार बार सेम क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, तो इनको एक छोटी सी छोटी चीज को भी आप स्किप मत करना, ठीक है। तो देखो कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, उस पक्षी का नाम है मैना। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है, क्या नाम है, मैना। और कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, क्या नाम है, उल्लू। और ये सारे क्वेश्चन जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ना थ्योरी होने के बाद, जब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन, हम पीवाईक्यू करेंगे ना थ्योरी के बाद, तब आप देखिएगा। तो 35, 40, 45 पता नहीं काफी सेट करेंगे हम, लगभग आप 35 से 40 सेट मान सकते हैं जो पीवाईक्यू करेंगे हम, ठीक है। तो वहां पे आपको सारे क्वेश्चन बार बार रिपीटेशन में दिखेंगे। तो देखो कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन को पीछे हटाता है, मैना हटा लेती है, आगे पीछे करता है। और कौन सा पक्षी अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, उसका नाम है उल्लू। अब बात करेंगे पक्षियों के पंख के बारे में, कि जो पक्षियों के पंख हैं वो अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं। पंख उड़ने में मदद करते हैं, कैसे होते हैं, अलग अलग रंगों व डिजाइन के, और पंख क्या करते हैं, उड़ने में मदद करते हैं। ये सेकंड हो गई इंफॉर्मेशन आपकी। आगे चलते हैं, पंख पक्षियों के शरीर को गर्म रखने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। पंख जो है पक्षियों के शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं, और समय समय पर पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए क्या आते हैं, आपके आ जाते हैं। समय समय पर पुराने पंख झड़ जाते हैं व नए आ जाते हैं, और पंख पक्षियों के शरीर को गर्म रखने में क्या करते हैं, आपकी मदद करते हैं, याद रखना आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद आपका एक नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें रोटी बनाने के क्रम के बारे में बताया है। अब हर किसी को रोटी बनाना आता है, लेकिन फिर भी आप क्रम को याद रखेंगे। अगर वो जचवाता है कि इसको क्रम में लगाओ तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो रोटी बनाते समय, आटे को बर्तन में निकालते हो, उसके बाद आटे को आप गूंथते हो, आटे के छोटे छोटे गोले बनाते हो, गोले को फिर आप बेलते हो, और बेलने के बाद क्या करते हो, तवे के ऊपर आप उसको सेकते हो, ठीक है। तो आटे को बर्तन में निकालना, आटे को गूंथना, आटे के छोटे छोटे गोले बनाना, गोले को फिर बेलना, और बेलने के बाद क्या करना, उनको सेकना। और इस तरह से क्या होता है, इस तरह से हमारी रोटी जो है वो बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। देखिए यूएस में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपका सिलेबस कम होता है, सेम चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है। ये इजी चीजें नहीं है, जब आप क्वेश्चंस में प्रैक्टिस कराऊंगा तब आप देखिएगा, ठीक है। चलिए अब बात आती है कि हम विभिन्न प्रकार के जो चीजें हैं उनको कैसे खाते हैं। हम विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती हैं, जो खाना होता है, उसको कैसे कैसे पकाकर खाते हैं। जैसे हम भून कर खाते हैं, जैसे आपके सामने मैंने इमेज लगा दी है, इसको हम भुट्टा भी बोलते हैं ना, ठीक है। तो क्या होता है, इसको हम भून कर खाते हैं, आपको पता है अच्छे से। उबाल कर, काफी ऐसी चीजें हैं जो उबाल कर खाई जाती हैं, आपको अच्छे से पता है। या फिर क्या करेंगे, हम तलकर खाएंगे, जैसे आपकी पूरी है तो तला हुआ है ना, तो तलकर ही खाते हैं। आप छोले भटूरा खाते हैं, क्या तलकर खाते हैं आप। एक होता है आपका सेक कर खाना, जैसे पिज्जा है, तो पिज्जा क्या होता है, आपका सेक कर ही तो बनाया जाता है ना। तो एक होता है सेक कर, तलकर आपकी पूरी हो गई, ठीक है। उबाल कर क्या हो गया, काफी चीजें उबाल कर खाते हो आप। भून कर हो गया आपका, जैसे मैंने भुट्टा का एग्जांपल आपको दिया। तो इस तरीके से विभिन्न विभिन्न प्रकार के क्या हैं, तरीके हैं जब हम चीजों को खाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बात आएगी हमारी कि जब मैं घूमने गया तो हमारी बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलती है। तो कक्षा 3 के यहां से वहां चैप्टर के अनुसार हम कहां पर घूमने गए थे, तो हम कहां गए थे, हम शिमला घूमने गए थे। अब यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और इसी तरीके से पूछा गया है कि कक्षा 3 के अनुसार यहां से वहां जो चैप्टर है उसके अनुसार हम कहां पर घूमने गए थे। हम कहां गए थे, शिमला घूमने गए थे। या जो ऊपर वाली स्टेटमेंट है ये दे देंगे कि जब मैं घूमने गया तो हमारी बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलती रही। तो मैं कहां की बात कर रहा हूं, मैं शिमला की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तब आप बोलोगे कि सर शिमला भी होता है, ऐसा कश्मीर भी हो सकता है, या जो भी पहाड़ी इलाके जहां जहां पे है वहां पे ऐसी संभावना मिल सकती है। बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन वो आपसे पूछेगा कक्षा 3 के नाम से, कि कक्षा 3 के यहां से वहां चैप्टर, वो चैप्टर का नाम भी देगा, या फिर वो ऑप्शन ऐसे देगा कि जो बाकी ऑप्शन है जैसे राजस्थान डाल देगा, पंजाब डाल देगा। अब वहां पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ थोड़ी ना है, टेढ़े मेढ़े रास्ते थोड़ी ना है, तो वो आपको ऑप्शन इसी तरीके का ही देगा, याद रखना। लेकिन इसको आप याद रख लेना अच्छे से कि जब मैं घूमने गया तो हमारी बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर चलती रही। तो मैं कहां पर घूमने गया था, कहां पे, मैं शिमला में घूमने गया था, ठीक है, याद रखेंगे आप। उसके बाद बात करते हैं हम ब्रेल लिपि के बारे में। तो ब्रेल लिपि के बारे में आप किसी को अच्छे से पता है, हर किसी को, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं थोड़ा, कि जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है,
जिसे क्या बोलते हैं हम ब्रेल लिपि कहते हैं। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका होता है जिसे हम क्या बोलते हैं ब्रेल लिपि बोलते हैं। और देखिए आगे आप, ब्रेल मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो प्रॉपर्टी है जो विशेषताएं ये याद रखनी है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने का खास तरीका होता है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। समझ में आ गई बात? ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। ब्रेल मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर आपका लिखा जाता है, याद रखेंगे आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था किसने? लुईस ब्रेल ने किया था। आपको अच्छे से पता है लुई ब्रेल ने किया था। कहां से थे? फ्रांस से थे। कब किया था? 1824 में। याद रखना, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था? लुई ब्रेल ने किया था। कहां से थे? फ्रांस से थे। 1824 में किया था। और जब ये 3 साल के थे, कि 3 साल की एज में अपने पिता के औजारों से खेलते समय इनकी आंखों में नुकीली चीज लगने से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। यानी कि जो लुई ब्रेल थे ये बचपन से ही अंधे नहीं थे, बचपन से ही ऐसा नहीं था कि देख नहीं पाते थे। एक्चुअल में जब 3 साल की एज थी तो तब ये अपने पिता के जो औजार थे उनके साथ खेल रहे थे, तो उस समय नुकीली जो चीज है वो इनकी आंखों में लग गई थी। ठीक है, जिसकी वजह से इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रेल लिपि में अगर आपसे पूछा जाए वर्ण कितने होते हैं तो आपके 63 होते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर भी, टीचिंग एग्जाम्स में भी, हर जगह। ठीक है, तो ब्रेल लिपि में वर्ण कितने होते हैं? 63 होते हैं। ब्रेल लिपि आधारित होते हैं 6 बिंदुओं पर। देखिए कितनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी है ब्रेल लिपि के बारे में। तो जो ब्रेल लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसमें आपके 63 वर्ण होते हैं। ठीक है, किसने आविष्कार किया था? लुई ब्रेल ने किया था। कहां से थे? फ्रांस से थे। कब किया था? 1824 में किया था। ठीक है, और ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखा जा सकता है। याद रखेंगे आप, ब्रेल लिपि को अब कंप्यूटर के द्वारा भी आपका लिखा जा सकता है। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो देखिए भाई, ये आपका चैप्टर था जिसमें हमने छोटे छोटे चीजों को करा है, और ये आपका थ्योरी की क्लास नंबर 2 थी। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट जो क्लास है वो आपको कल सुबह मिलेगी, तो डेली 9 बजे क्लास को देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। बार बार इनको अच्छे से रिवाइज करते रहें, और जैसे ही हम थ्योरी को कवर कर लेंगे, थ्योरी के कवर करते ही उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जिसमें आपके सीटेट में अब तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, मिलते हैं कल सुबह क्लास के अंदर। और देखिए किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।